और इस पर विस्तार से सुनील सर मौजूद है, वो रोशनी डालेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब सुनील सर के पास ही आता हूं मैं। सर, ये बात यूसीसी की, उसी गिरते हुए टूटते तिलिस्म को बचाने की ये एक कवायद है कि कुछ तो एक इमोशनल मुद्दा लाया जाए। मैं यहां पर दर्शकों का और आपका सबका ध्यान एक पर्टिकुलर चीज की ओर दिलवाना चाहूंगा, जिसको मेरे कुछ एपिसोड्स भी आए हो, मैं आपको बता दूं। वो सोलो एपिसोड्स होते हैं, वो मेरे सोलो एपिसोड्स थोड़े अलग हटके होते हैं। आपने सुना होगा कि भारत में एक धर्म है जिसका नाम है सरना, SARNA। आप कहेंगे सरना कौन सा धर्म है? मेरे ख्याल से हरि भाई ने सुना होगा, सुनील भाई ने भी सुना होगा, बिलाल भाई ने भी सुना होगा। सरना, SARNA। आप कहेंगे, दर्शक कहेंगे कौन सा धर्म है? दरअसल भारत में जो ट्राइबल्स हैं, जनजातियां हैं, उनका धर्म सरना धर्म है। और उन्होंने कई बार धरने दिए हैं दिल्ली में, और यह कहा कि खासतौर से 5 राज्यों के जो लोग हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, कि हम हिंदू नहीं हैं। जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें एज ए हिंदू धकेला जा रहा है। हमारा धर्म सरना है। और यही धर्म जो है बाकी जो राज्य के जो ट्राइबल्स हैं वो भी कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में तो सारी जनजातियां हैं, वो भी कहते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं है, हम हिंदू नहीं है। और वहां तो अब मोस्टली क्रिश्चियंस हो गए हैं, खैर वो अलग बात हो गई है। लेकिन ट्राइबल्स की क्रिश्चियन होने के बावजूद भी उनके सारे अपने अलग तौर तरीके हैं जिंदगी जीने के। वो किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। उनके अपने कुल देवता हैं, कुल देवियां हैं, विवाह के और बाकी चीजों के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इवन जो छत्तीसगढ़ में, असम में, बिहार में, झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं, उनके अपने लॉ हैं। तो क्या सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है ट्राइबल्स की सर, 10 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल्स है इंडिया के अंदर, 7.5% तो उनकी रिजर्वेशन है सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो 10 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल्स हैं इंडिया में, रियल ट्राइबल्स हैं। तो क्या आप उनसे यह कहना चाहते हैं कि आप अपना धर्म छोड़ दो और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में चले जाओ? और उनकी परंपराएं हैं, हजारों साल पुरानी हैं। दरअसल वही फिर एक बात आ जाती सुनील भाई, एक सोच, एक विचार, एक रंग, एक झंडा, एक खाना, एक लिबास, एक चोरी, एक आपका किताब, धार्मिक किताब, सब कुछ एक ना। तो फिर वो भारत की विविधता कहां जाती है? तभी ये अपनी तिलिस्म को टूटने से बचाना चाहते हैं कि इंपोज किया जाए। इट्स मोर लाइक ए इमरजेंसी एंड डिक्टेटरशिप। सुनील भाई। धन्यवाद दिनेश जी। ये आपने विषय रखा ही है कि टूटते हुए तिलस्म, दरकती हुई दीवारें। थोड़ा पोएटिक है। अकेले मोदी भाजपा की तस्वीर सवार एकदम अनुकूल है, ये समय के अनुकूल है और एक उचित है। सवाल यह है कि जब आप हुकूमत में हैं तो आप केवल सामने वाले की मजम्मत करके अपनी साख को बनाए नहीं रख सकते, संभव नहीं है। 2014 तक ये ठीक था कि आप केवल आलोचना कीजिए, शिकायत कीजिए, विफलताओं की बात कीजिए, इन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, सब आदमी सुनता है उसको। लेकिन जब आप हुकूमत में आ गए, आप इंतजामिया हो गए, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि हमने किया क्या। और अगर आप ये नहीं बताते हैं कि हमारा हासिल क्या है, हमने क्या क्या चीजें अमल में लाई हैं, क्या क्या ऐसी चीजें ले आई हैं कि जिससे हमारा मुल्क एकदम तरक्की की राह पर दौड़ने लगे, तो लोग आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालत यही है कि पिछले 9 सालों में जिस बात के लिए, जिस गवर्नेंस के लिए आपको चुना गया था, आपने कहा कि देश पिछड़ रहा है, आपने कहा कि हम सीमाओं के साथ समझौते कर रहे हैं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की उम्र के साथ आप रुपए की गिरती हुई कीमत का मुकाबला चल रहा है, आपने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान गिरता है, आपने कहा कि किसानों की आमदनी को हमें दुगुना करना है, आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। कोई वादा आपने पूरा नहीं किया, पूरा ही नहीं किया। आप उस राह पर चलते हुए नहीं दिखाई पड़े। आपका एक भी कदम ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जिससे ये लगता हो कि आप जो किसान हैं इस देश के,
उनकी आमदनी को दोगुनी करने की कोई कोशिश आप करते हुए दिख रहे हैं। आपका कोई भी प्रयास ये नहीं दिखाई पड़ा कि आप कृषि की लागत को कम करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। आपका कोई भी प्रयास ये नहीं दिखाई पड़ा कि किसानों को बीज और खाद सस्ते कीमत पर और समान ढंग से सुलभ हो जाए। कोई कोशिश आपने नहीं की। बेरोजगारी की तो आप बात ही नहीं करते, और बेरोजगारी की स्थिति यह है कि निजीकरण आपके काम करने का डीएनए है। आपकी यूएसपी केवल निजीकरण है। हर चीज बड़े उद्योगपतियों को सौंप दीजिए, कुछ गिने चुने लोगों को, या कारपोरेट कल्चर को डेवलप कर दीजिए। मतलब आश्चर्य है कि गुजरात की सरकार यह सोच रही है कि जो लोग बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, बहुत अच्छी बात है। सरकारों को, हुकूमत को तालीम को बढ़ावा देने के लिए करना भी चाहिए, लेकिन सोच क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो सरकारी पढ़ रहे हैं उनको कम दी जाएगी। ये क्या इसके पीछे रीजनिंग है? क्या इसके पीछे तर्क है? क्या यह निजीकरण को बढ़ावा नहीं देता? निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं है? आपने कहा था कि इस देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, सरहदों के साथ बहुत समझौते किए जा रहे हैं। आपने क्या किया? आज तक देश को विश्वास में लेने की आपने कोई कोशिश नहीं की। अगर कोई सवाल करता है तो वो राष्ट्रद्रोही बन जाता है। सर, मैं बता दूं कि सीडीएस अनिल चौधरी साहब ने अभी 20-25 दिन पहले क्लियर किया था, मैंने कई एपिसोड किए हैं उसके ऊपर, कि डेप्सोंग और डेमचौक अभी भी चीन के कब्जे में है, और उन्होंने कहा कि हम उनको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं चीन से, और कुछ और जो फिंगर 1 से लेके 8 तक के जो पॉइंट थे वो भी उनके कब्जे में थे। और तो और जो ग्रेजिंग जोन थे लेह के और लद्दाख के, जहां पर हमारे जो अपना चरवाहे हैं अपने याक वगैरह को चराने के लिए ले जाते थे, घास खिलाने के लिए, उसको चाइना ने जोर डाल के बफर जोन में कन्वर्ट करा लिया। इंडिया साइंड इट सर। ये यहां तक हालात है। तो ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं कि चाइना ने हमारा बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्युपाई कर लिया है अभी पिछले 3-4 साल में। और उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हम अपनी जमीन पे जो चाइना ने कब्जा किया उसे छीनने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है इस इशू पर। और सबसे ऑथेंटिक स्टेटमेंट अनिल चौधरी साहब का है, जो सीडीएस चीफ है सर, सीडीएस उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है। अब उसको कौन कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? तो सवाल यही है ना कि जब आपने सरहदों के साथ भी समझौते कर लिए, आप बोलने के लिए तैयार नहीं है इसके ऊपर, और आपने तो कहा था कि हम लाल लाल आंख दिखाएंगे। नहीं सर, मणिपुर में आतंकवादियों से भी समझौता किया यूकेएल से, ताकि उनके वोट लिए जा सके। ये भी आ गया सबके सामने, ब्लैक एंड व्हाइट में। वहां के संगठनों ने कहा कि 2 बड़े नेताओं ने हमसे समझौता किया था। आपने आरोप लगाया था कि सरकार में, जो पिछली सरकार है, इसमें पॉलिसी पैरालिसिस है। आपके साथ क्या है कि एक राज्य, इस देश का एक अंग पिछले कई दिनों से जल रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं, 2 समुदाय एक दूसरे के साथ के सामने खड़े हैं हिंसा के लिए, और कोई किसी को परवाह नहीं है। इससे बड़ी पॉलिसी पैरालिसिस क्या होती है? आपके पास एक ब्यूरोक्रेसी में एक लोगों के पास कई चार्जेस दे रखा है आपने। विश्वविद्यालयों के पद खाली पड़े हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में वगैरह में जो भर्तियां होती हैं उनके पद खाली पड़े हुए हैं। आज से नहीं, एक नहीं कि 2-4 दिन से। केंद्रीय संस्थानों की स्थिति यह है कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनकी तुलना में बहुत कम लोगों की संख्या, और रिक्रूटमेंट की कोई प्रक्रिया नहीं चलती। सर अभी आज की न्यूज है, मुंबई की आज की न्यूज है, 80% एमटीएनएल के कर्मचारियों को, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो दिल्ली बंबई में है, उनको वॉलंटरी वीआरएस दे दिया गया है। यहाँ पे सारे लैंडलाइंस आधी से ज्यादा डेड पड़ी हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं है। दिस इज टुडेज न्यूज सर, मेजर न्यूज। यही तो निजीकरण का प्रोत्साहन है साहब। आप अपनी संस्थाओं को मार दीजिए, और जो बड़ा उद्योगपति हो उसको बढ़ावा दीजिए, और उसकी मोनोपोली हो जाएगी। याद कीजिए कि जब ये जियो का कनेक्शन आया था उस समय इंटरनेट के रेट क्या थे और आज क्या है। दिनेश जी हमारे एक मित्र भी हैं, उनके हमारे बचपन के मित्र हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि 2000 किसी दवा का नाम लिया, मैं दवा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बताया था। उन्होंने कहा था कि 2014 के पहले
15 गोलियां 10 रुपए में मिल जाती थी। कोई ऐसी दवा है जो आमतौर पर उसका उपयोग करते हैं। 15 गोलियों का पत्ता 10 रुपए मिल जाती थी। आज 10 गोलियों का पत्ता 25 रुपए मिलता है। ये पब्लिक हेल्थ के प्रति आपका नजरिया है। पब्लिक हेल्थ कैसे सुरक्षित रहेगा? और जब आप ये चीजें नहीं करेंगे तो क्या आपकी दीवारें दरकेंगी नहीं? दीवारें क्यों दरकती हैं? जब दीवारों को महफूज बनाए रखने के लिए जो जरूरियात हैं उसको आप पूरा नहीं करते। जो आपका तिलस्म है उसको बनाए रखने के लिए जो जिन दीवारों की आवश्यकता होती है उसमें डिलीवरी आवश्यक है, और डिलीवरी करने के लिए आप तैयार, रोज एक नया नया आप सगुफा छोड़ते रहते हैं। मैं मान लेता हूं, मैं कुछ समय के लिए मैं बिलाल साहब से बिल्कुल असहमत हो जाता हूं और हरी जी से मैं असहमत हो जाता हूं कि नहीं साहब, देश में एक समान कानून चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मैं सरकार के साथ हूं। लेकिन यह जरूरत 2014 से लेकर आज तक क्यों समझ में नहीं आई आपको? पर सर आईपीसी में तो ऑलरेडी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, बिल्कुल नहीं है, वहां तो ऑलरेडी है ना। सिर्फ शादी विवाह इनहेरिटेंस भी नहीं है ना, बाकी तो सब जगह है ना, एक ही लॉ है ना सर। नहीं दिनेश जी, मैं आपसे भी असहमत हूं। मैं चाहता हूं कि नहीं, सबकी शादियां एक तरह से होनी चाहिए, एक ही पंडित जी सबकी शादी कराएंगे, मैं मान लेता हूं। लेकिन अगर ये इतना ही जरूरी था तो 2014 में पहले दिन क्यों नहीं आवश्यक हो गया? क्या देश के साथ इतना बड़ा मजाक कर सकते हैं आप कि अगर इस देश की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए यह चीज इतनी आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी विदेश यात्रा पूरी करने के बाद सबसे पहले इसी मसले पर चर्चा करनी है, और ये इतना बड़ा विषय अगर है ये, तो यह आज से 9 साल पहले से क्यों नहीं शुरू हो गया? उसको तुरंत लागू करना चाहिए था। और अगर मान लिया चलिए आपने नहीं लागू किया, उस समय लागू करने की कोशिश शुरू हो गई होती, जिसके बाद बिलाल साहब ने किया कि कोई चर्चा होती, कोई कमेटी बनती, कोई सर्वेक्षण होता, कोई जनता की राय मांगी जाती। हम इस देश के नागरिक हैं, हम कोई जबरदस्ती घुसने वाले लोग तो है नहीं। अगर कोई चीज हमारे हित के लिए आप लागू करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज जो पिछले 75 सालों से लागू नहीं हुई है, तो क्या उसका विमर्श नहीं होगा? बिना विमर्श के ही कोई चीज आप लागू कर देंगे तो, और अगर आप बिना विमर्श के उसको लागू करेंगे तो उसका हश्र वही नहीं होगा जो कि 3 कृषि कानूनों के साथ हुआ। क्या उसकी एक्सेप्टेंस बनेगी? सवाल है कि हम और आप जिस बात की बात कर रहे हैं दिनेश जी, जिसको आपने कहा कि अकेले ये तस्वीर संवरेगी कैसे? बिल्कुल नहीं संवरेगी, और इसको स्वीकार कर लिया लोगों ने। अगर ऑर्गेनाइजर और 5 जन का एडिटर ये कहता है कि अकेले उनमें क्षमता नहीं रह गई है चुनाव जिताने की, तो बहस का कोई मुद्दा नहीं रह गया ना, अब तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, और ये सबके सामने है। और ये यकीन मान के चलिए यार कि सरकार, अब आप सरकार में रहने के बाद आप जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करके आप नहीं बच सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ सकते आप, बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, राजीव गांधी और इंदिरा जी गांधी के ऊपर आप ठिकरा नहीं फोड़ सकते। 9 साल के बाद आपको यह बताना पड़ेगा कि इस देश की एक एक इंच जमीन को महफूज रखने के लिए हम